अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेर बहस। नाजरीन, बिलाखिर वो दिन आ गया जब ना तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC कैंसिल हुआ, ना सुबह सुबह अडियाला जेल के दरवाजे खुले, ना जलसा कैंसिल करने की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस्लामाबाद में मैदान सजाने में PTI फाइनली कामयाब हो गई। हुकूमत की तरफ से कड़ी शराइत रखी गई थी, ऑब्वियसली जगह मुख्तस की गई थी। अच्छी बात यह है कि PTI ने भी अपनी कारकुनान को हिदायत की कि इन हिदायत पर जो हुकूमत की जानिब से दी गई हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाए। रूट प्लान भी तरतीब दिया गया है और इस पर अमल दरामद भी करवाया गया। अब सवाल ये कि PTI का जलसा कामयाब होना या हो जाना PTI के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण है। और वो PTI जो बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकी, जिसकी टॉप टियर लीडरशिप या तो जेल में थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी या मंजर से गायब हो चुकी थी या कर दी गई थी, वो PTI जिस पर 9 मई का धब्बा है, वो PTI शहर इख्तिदार में आज जलसा कर लेती है, कामयाब हो गई है। इस बात से क्या अखज़ किया जा सकता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है? इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर सीनियर तजियाकार नजबुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजबुल साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने कल एक इज्तिमाई दुआ करवाई थी और वो दुआ कबूल हो गई और आज जलसा हो गया, NOC भी कैंसिल नहीं हुआ, कामयाब हो गई PTI। बहुत शुक्रिया रामीन। देखिए, कल हम सब ने मिल के तो हाथ उठा के दुआ मांगी थी कि या बारी ताला ये हो जाए, तो वो हो गया है। हो सकता है कि ये कबूलियत का वक्त है, तो अगर हमारी दुआ कल की कबूल हो गई थी तो एक दुआ मिल के दोबारा से मांग लेते हैं कि या बारी ताला ये जो सियासत का मैदान है इसमें को खुदा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि अवाम के लिए कुछ सुख मिले, ये लोग आपस में वाकई मिल के बैठें और मुल्क का सोचें, अपनी ज़ात से हट के सोचें। आमीन सुम आमीन। देखिए, ये जो आपने कहा है ना कि ये जो जलसा है ये सियासी तौर पे इसके कदों काठ में क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी आजकल के जलसे जो होते हैं या एहतजाज जो होते हैं वो एक मैसेज देते हैं और उस मैसेज का जवाब या तो अंदरूने खाना दे दिया जाता है या उसी वक्त आके दे दिया जाता है। ठीक है। जहाँ तक सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है यानी PTI का, तो वो इस तरह के 2000, 4000, 5000 जलसे कर लें, जब तक ऊपर वाले वो पोर्शन से नहीं आएगी कोई सदा या ऊपर वाले पोर्शन से कोई गो हेड नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये तो हम सबको पता है। लेकिन जलसा हो जाना ही, NOC मिल जाना ही, जलसा हो जाना ही क्या इस बात की गवाही नहीं देता कि ऊपर से गो हेड है? नहीं, वो इसलिए नहीं है कि ये जलसा तो कुछ दिन पहले होना था। ये तो जलसा कुछ दिन पहले होना था और वो जो पुरअसरार सी सूरत हाल थी, सुबह 7:15 बजे, 7:30 बजे, क्यों इन्होंने पिछला जलसा कैंसिल किया? तो क्या वारदात हुई? और अगर ये कोई अवामी पार्टी है जो कहती है कि जी हम अवाम को देख के बात करते हैं, अवाम की बड़ी सपोर्ट है, तो अवाम को खुल के बताते क्यों नहीं कि इस जलसे के मनसूख करने के पीछे कौन से अवामिल थे? तो लिहाजा मेरे नजदीक मुबारक सानी का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मजहबी जमातें वहाँ मौजूद थी, ऑलरेडी थोड़ी कैओटिक सी सिचुएशन थी, तो भाई हमने वसी तर मफाद में ये फैसला किया था। लेकिन आपको नहीं लगता ये बात ठीक है? अरे वाह, कमाल हो गया। आपने जो बात की है ना उसी के कुछ पॉइंट्स में लिख के आया हुआ हूं कि आज का दिन जो है जरा देखते हैं कि क्या इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, क्या इसमें कुछ भी नहीं हो रहा कि एक हुकूमत इजाजत दे रही है और एक सियासी पार्टी जलसा कर रही। देखिए, आज आपका यौम बहरिया है। अच्छा, यौम बहरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका दिन है। कल फिजाइया का था, उससे पहले 6 सितंबर थी। अच्छा, उसके बाद ये है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया हुआ है। और ये जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस जलसे के ऊपर या जलसे को रोकने के लिए, ये उस तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं होते? आप उन लोगों की हालत ज़ार तो देखिए। किसी ने जो है पीढ़ी उठाई हुई है, किसी ने तवा उठाया हुआ है, उनको इधर इधर तक पानी है और वो पानी से जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी देख लीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। ठीक है। इसी जलसे में देखिएगा, ये जो जलसा हो रहा है ना, इसी में मुझे खबर मिलती है सुबह सवेरे कि काले चने और सफेद चने 60 रुपए किलो ज्यादा हो गए हैं। और वो कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे कि जी महंगाई खत्म हो गई है और सिंगल डिजिट आ गई है, यानी सिंगल आज गया आपका जो है वो आ गया डिजिट में। लाहौर में गैंग वॉर हो रहा है, गैंग वॉर हो रही है बाकायदा तौर पे, पुरानी दुश्मनियां आ गई। आप इस्लामाबाद पिंडी से इस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ठीक है। आप ये कैसे मुमकिन है? ये कोई ऐसा नहीं है
कि मुल्क में अमन व सुकून है, आश्ती है, बहुत सुकून है, और उसमें कहा जा रहा है जी आइए आप जलसा करें। जलसा करके आपने करना क्या है? ठीक है, आखिरी सीन बताऊंगा जी जी। और उस पे मेरी जो मेरी आंख में आंसू आए हैं ना, अभी मैं आ रहा था और उसने मुझे एक ठेले वाला नजर आया जिसके ठेले के ऊपर फल थे और सब्जियां थी, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई थी जिस तरह सुबह 6:30 बजे उसने वो ठेला सजाया था। तो मैंने उसके पास गया, मैंने कहा कि यार ये, तो उसने बताया उसका नाम नज़ीर है। उसने कहा जी कि देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये पता है कि आज मैंने घर जाना है तो घर में खाना पकाने के लिए, सौदा लेने के लिए मेरे पास आज कुछ नहीं होगा, और ये जो फल हैं, ये जो सब्जियां हैं, इन्हीं को मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आज तो बिक्री होनी नहीं है, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। अब मुझे बताइए कि आप कौन सा सवाल करेंगे? बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये सीन मैंने आपको बताए हैं, ये इस वक्त हो रहा है हमारे इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान। जी राव खालिद साहब, हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स आए। एक बात रह गई, इसी सीन में जो है ना, वो मुझे वो मैसेजेस भी आ रहे हैं, कानों में पड़ रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे आर्मी चीफ ने दिए कि हम आहंग हो के चैलेंजेस का सामना करना है। तो आपको कोई इसमें हम आहंग हो के चैलेंजेस का सामना करने का रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, तसादुम सा ही नजर आ रहा है। राव खालिद साहब, हुकूमती स्टेटमेंट्स में देख रही थी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि आप जलसे करें, रोए पीटें या चीखें, सज़ा तो आपको मिलेगी। फिर रज़वा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट है कि इमरान खान जलसों से नहीं बल्कि अपने अमाल का हिसाब देकर ही जेल से बाहर आ सकते हैं, जबकि पीटीआई दूसरी तरफ ये कह रही है कि ये जो जलसा है ये खान की रिहाई के लिए एक संगे मील साबित होगा। आप अग्री करते हैं इस बात से? कैसे ये इम्पैक्ट करेगा खान की सज़ाओं को, खान की रिहाई को? एक तो ये जो सियासी बयानबाजी है ना, ये सियासतदान एक दूसरे के मुनकर नकीर बने होते हैं, उनके अमाल की सज़ा और मुनकर नकीर, इंटरेस्टिंग, यहीं पे सुना रहे होते हैं सज़ाएँ जो यानी क़यामत के रोज़ जो हिसाब किताब होना है वो भी यहीं पे कर देते हैं हम। ये एक हमारा कमाल है सारा। तो बहरहाल बयानात अपनी जगह पे। जहाँ तक जलसे की बात है, मैं थोड़ा सा ज़रा जलसे के हवाले से बात कर दूँ। कल भी एक जलसा हुआ लाहौर में, बहुत बड़ा। वो 50 साल हुए थे कादियानियों को जो गैर मुस्लिम करार दिया गया था, काफिर करार दिया गया था। उस पर मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो जमातें थी उन्होंने सब ने जैसे ह्यूज जलसा। ठीक, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हुई जो इस्लामाबाद में और इसके इर्द गिर्द है? क्योंकि आपने वो जलसा होने दिया, आप पैनिक नहीं हुए और वो मामूल के मुताबिक चीज़ें हुई, जलसा हुआ, लोग डिस्पर्स हो गए। इस्लामाबाद में मसला ये है कि अभी जलसा अनाउंस नहीं होता तो उससे पहले कंटेनर शहर में आ जाते हैं, उससे पहले बंद कर दी जाती है, लोगों को पकड़ लगड़ शुरू कर दी जाती है, लोगों पे पर्चे देने शुरू कर दिए जाते हैं, और जो दरख्वास्त देता है जलसे की उसको पहले उठा लेते हैं, इजाज़त भी नहीं देते और वो हो जाता है। उसके बाद फिर होता है 22 अगस्त की तारीख तय हो जाती है जी। तो अचानक मामला एकदम से चेंज होते हैं फिर, और वो स्वाति साहब जाते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जो आपने बात की ना कि कोई राब्ता, कोई चीज़, कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको कोई उस तरह नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग 22 अगस्त को होती है और एक कमिटमेंट दोनों तरफ से दी जाती है। एक साइड जलसे को मनसूख कर देती है, दूसरी साइड कहती है कि जी 8 सितंबर का ये एनओसी ले लें, बगैर दरख्वास्त दिए उनको मिल जाता है, और वो 8 सितंबर की कमिटमेंट वो ऑनर की जाती है। तो इसको अंडरस्टैंडिंग, कम अज़ कम लेवल पे अंडरस्टैंडिंग तो हम कह सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके अमल दरामद किया गया। अब आगे इसकी इमरान खान साहब की रिहाई और उसके हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मोस्टली तो अदालतों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो केसेस उनके हैं या रह गए हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उस पर भी इमरान खान साहब ने, वो बाकियों को एनआरओ मिला और इमरान खान साहब ने एनआरओ तो नहीं ले रहे लेकिन रिलीफ उसी लॉ के तहत ही ले रहे हैं। वो जी। वो ज़ाहिर नहीं मानेंगे कि वो भी एनआरओ हो सकता है, लेकिन कानून बन गया है तो बहरहाल कानून है, वो उसमें इखलाकियात या उसकी बात फिर नहीं रहती, ना सियासत की बात रहती है। तो उसके लिए रिलीफ उन्होंने अप्लाई कर दिया। क्या उनको मिलता है रिलीफ उसका, वो जज साहब? तो उसमें भी इम्कानात इसलिए ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप अगर पिछली हेयरिंग की बात देखें तो उसमें 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त थी, ठीक है, जो जज साहब ने पेंडिंग कर दी। उन्होंने कहा कि फाइनल फैसले के साथ मैं करूँगा।
उसका मतलब ये है कि इसी लॉ का इंतजार शायद हो रहा था कि इस पे फैसला एक्सपेक्टेड था, वो आ गया, और उसके बाद अब जज साहब के लिए अगर रिलीफ देना है इमरान खान साहब को तो वो आसानी होगी। ये फिर 22 अगस्त और 8 सितंबर की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये स्टेप फॉरवर्ड फिर हो जाएगा, फिर हमें थोड़ी सी मंजर वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। अब जो हुकूमती इक़दामात हैं, जिस तरह से यहाँ पे बंदिश की गई, गलियां तक महलों की बंद कर दी गई हैं कंटेनर लगा के, वो 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर मतलब दूर जो जगह unnecessary था, है आप उनको भी समझते हैं? बंद कर दिया गया पिंडी शहर के अंदर। जी, पैनिक है ना, पैनिक है। तो उसमें भी, उससे भी वो अंडरस्टैंडिंग को हुकूमत जिस तरह से समझ रही है, तो उसका वो आपको एक उसकी झलक नजर आती है। हुकूमत ये समझ रही है कि किसी जगह पे कोई अंडरस्टैंडिंग पीटीआई की हुई है तो ये बहुत बड़ा जलसा और बहुत बड़ा शो पावर, यानी इनसिक्योर हो गई है हो जाएगा, हुकूमत? तो उससे बड़ा हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। हुकूमत समझ रही है कि बहुत बड़ा शो ऑफ पावर हो सकता है निकल के, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम रुकावटें डाल के उस जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। पेशावर से आने वालों को पंजाब की हद जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे रोक दिया गया है। अब इससे क्या मैसेज आप दे रहे हैं? खैराबाद पुल को आपने बंद कर दिया कि पेशावर से लोग ना आ सकें, मोटरवे को आपने बंद कर दिया, पिंडी इस्लामाबाद में 29 जगह आपने बंद कर दी। तो एक ऐसी नई मिसालें सियासी अमल को रोकने के लिए कायम की जा रही हैं जो शायद आगे चल के इनके लिए भी मसला बने, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो हुकूमत में नहीं रहना। तो ये बहुत एक अजीबोगरीब किस्म की एक सूरत हाल है उसमें। लेकिन ये जो खौफ तारी हुआ है हुकूमत में, मैं बिल्कुल इसको बरबला कहूँगा, तो उससे मुझे लगता ही है कि ये पीटीआई का आखिरी जलसा ही होगा अगर ये हुकूमत रहती है तो। अच्छा। और उसके बाद जो इस्लामाबाद में कानून बनाया इन्होंने जलसे का, वो मुझे लगता है अब सूबों में भी बन जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन में, ताकि ये जलसों वाला मसला ही खत्म हो जाए। अपोजिशन कर नहीं पा रही जलसा जी, अपोजिशन कर नहीं पा रही, तो वो कहते हैं ना डोला होसी ते ना रोला होसी। तो वो वाली सिचुएशन, हुकूमत को लगता है कि वो पीएमएलएन को लगता है कि वो सारी जिंदगी हुकूमत में रहने वाले हैं और अब बाद में जाके उनको कभी जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जमहूरी मुल्क में जिसका आइन एक आपको हक देता है और एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी का हक देता है, वहां पे आप इस किस्म के कानून बना रहे हैं और इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप बिल्कुल फस्तायत और जुल्म की इंतहा करने जा रहे हैं कि बिल्कुल लोगों को, एक तो बेचारे वो कल भी मैंने कहा था कि मारते हैं और रोने भी नहीं देते, ऊपर से लोगों की हालत ख़राब है। चलो प्रोटेस्ट करके उनके दिल का गुबार हल्का हो जाएगा, या नारे मार के या तकरीरें करके थोड़ा सा अपना दिल का बोझ हल्का कर लेंगे। अदरवाइज तो हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही कि कोई महंगाई कम होगी, कोई रिलीफ मिलेगा लोगों को। तो ये कैथारसिस हो जाता है लोगों का। इसको भी अगर बंद कर देंगे तो फिर वो बड़ा मशहूर शेर याद आ गया मुझे, रास्ते बंद किए देते हो वीरानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। तो ये इस तरह से फिर दीवानों के रास्ते आप बंद करेंगे तो फिर बस्ती में गिरेबानों के ढेर लगेंगे और हालात ख़राब होंगे, इससे बेहतर नहीं होंगे। दूसरी एक चीज़ और मैं कह दूं कि और ये मैसेज जाना चाहिए, अक्रॉस जाना चाहिए पीटीआई के लोगों को, खासतौर पे जो जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल कहा कि हम ये जलसा है सिर्फ, और इसमें हम अपना जलसा करने के बाद ना हमारा सिट इन का इरादा है, ना हमने कोई धरना देना है, ना हमने कोई लॉन्ग मार्च करना है, सिंपली जलसा करना है और अपने अपने घरों को चले जाना है। तो ये मेरा ख्याल है सब पीटीआई के वर्कर्स को भी ज़हन में रखनी चाहिए बात, और ये बार बार री एम्फसाइज करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जैसे ही अभी जलसा खत्म होगा तो पुरअमन तरीके से लोग घरों को चले जाए। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद यही करनी चाहिए और पीटीआई को भी थोड़ा सेफ खेलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उनको ये जलसा करने का मौका मिला है। साकिब, आज का जलसा हो जाना पीटीआई की सियासत के बारे में ये क्या कहता है, और हुकूमत के मुस्तकबिल या उनकी इनसिक्योरिटीज़ या उनके फियर्स के बारे में ये क्या कहता है? एक तो पीटीआई की हद तक मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह ये है कि 9 मई से 8 फरवरी तक पीटीआई के लिए कोई स्पेस नहीं थी। 8 फरवरी उनको वोट पड़ा और उसके बाद उनको स्पेस मिलना शुरू हुई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कहती है 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी से बाद पीटीआई नहीं थी रिकॉर्ड पे, मतलब कहीं पे भी, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं, इधर भी नहीं, वो आज़ाद हैं, वो कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जा रहे हैं। तो फिर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि पीटीआई है, और अब 8 सितंबर को पीटीआई बाकायदा तौर पर जलसा कर रही है। कल भी हमने बात की थी कि पीटीआई का मेरे नज़दीक 9 मई के बाद, 9 मई 2023 के बाद ये पहला पावर शो है। और ख़ास तौर पर पंजाब,
पंजाब में पिछले तकरीबन 16 माह में उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दी गई। उनके कारकुनान, उनके लीडर जो भी निकला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कभी MPO में, कभी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, कभी किसी केस में, कभी 9 मई के केस में, तो उनको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं मिली। आज का जो जलसा है वही DJ भट्ट और वही उनका जो एक पूरा तरीकाकार है, एक अलग से, क्योंकि PTI जब 2011 में उन्होंने जलसे शुरू किए तो एक तो उन्होंने जो डिजिटल मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पेस ली और आज तक वो वहाँ पे काबिज है डिजिटल मीडिया पे। तो इसी तरह जो जलसों का एक नया रवाज उन्होंने तरीकाकार और जो है वो मुतारिफ कराया, उसी तरह वो आज का जलसा है। तो एक खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध से भी आ रहे हैं लोग, ख़ास तौर पर पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो उनके कारकुनान हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं होती, कोई मतलब एहतजाज की हो या किसी किस्म की भी नहीं मिलती उनकी स्पेस, तो आज उनको स्पेस मिली है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़, मेरा ये ख्याल है कि PTI को जो है वो उसमें जान डालेगी, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पेस मिली है। ये स्पेस जो है वो मिलने के बाद हुकूमत वक़्त का अगर रवैया देखा जाए तो जो 22 अगस्त को जो अडियाला जेल खुली थी उसके हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत जो है वो शायद उसको मानने के लिए तैयार नहीं या किसी मुख्तलिफ एंगल से देख रही हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे कि वो क्या है। और फिर 22 अगस्त के बाद 8 सितंबर को जलसा होना, उसकी गारंटी होना, ये भी जो है वो, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जिस लेवल पे उन्होंने रास्ते बंद किए हैं, हैरान कुन है कि वो जो लोग जो हमारे सुनने वाले हैं, जो देख रहे हैं हमें, जो जानते हैं इस्लामाबाद को, ये संगजानी जो है वो इस्लामाबाद से बाहर है। मतलब बाहर मीन के वो बिल्कुल वो GT रोड और उससे आगे जो है वो काफी दूर निकलता है। जलसा ऐसी जगह पे मुनक्किद करने का मकसद ही हुकूमत का ये था कि आम शहरियों को या इस्लामाबाद आने या जाने वालों को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बट हुकूमत ने तो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं रिहायशियों के लिए। वो एक बड़ा एक लतीफ़ा हुआ एक दिन, ये PTI के जलसों की बात हो रही थी तो वहाँ पे कोई इस्लामाबाद इंतज़ामिया के वकील या उनका जो रहनुमा था, कोई थे नुमाइंदा जो है वो हाई कोर्ट के सामने गया तो उन्होंने कहा जी इनको हम फ़लाँ जगह नहीं दे सकते, फ़लाँ जगह नहीं दे सकते क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, ये होता है वो होता है। तो उन्हीं दिनों किसी और चक्कर में इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाए हुए थे। तो अदालत ने उनसे पूछा कि इनके रास्ते बंद होने से आपको इतराज़ है और आपने खुद रास्ते बंद किए हुए हैं। तो यही हालत है कि 29 पॉइंट्स जो इस्लामाबाद के इन्होंने बंद किए हैं, ये बहुत दूर हैं पूरे उस जो जलसा गाह से, और जो जलसा भी है वो पूरे कानूनी तकाजे पूरे करके, इनसे इजाजत लेके, इनकी मर्जी के मुताबिक। कल उन्होंने कहा, कल ही उन्होंने वेन्यू थोड़ा सा चेंज किया परसों कि आप रोड इस साइड पे नहीं, आप दूसरी साइड पे जाएंगे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम इधर से सामान उठा के उधर चले जाते हैं। मतलब इतनी कानून की पासदारी जो है वो PTI साइड से भी एक पॉजिटिव साइड है कि कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इनकी मर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है वो ये सारा उन्होंने शहर पूरा बंद किया और लोगों के लिए बड़ी तकलीफ हुई। तो PTI की जो मतलब जो जलसा है उसमें डेफिनेटली उनका मकसद तो ये है कि उनको स्पेस दी जाए, उनको मैंडेट दिया जाए, उनकी जो लीडरशिप कारकुनान गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली होने तो अदालतों से हैं, लेकिन हुकूमत वक़्त का बड़ा रोल होता है, जो प्रोसिक्यूशन होती है। नवाज शरीफ साहब के केस में हमने देखा कि वो नैब जिसने 6-7 साल जो है वो मुख्तलिफ केसेस उतनी तैयारियां करके सजाएं दिलवाती रही, तो जब केस वापस लेने की बारी आई तो उन्होंने 6-7 घंटों में सारा कुछ ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये केस भी नहीं बनता इनके खिलाफ, ये भी नहीं बनता, और अदालत तो बैठी होती है कि प्रोसिक्यूशन अगर कहे तो ठीक है, बात खत्म। तो इसलिए केसेस खत्म होना ये हुकूमत वक़्त के भी हाथ में होता है, सिर्फ जो है वो अदालतें उसमें जो है नहीं होती। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी ये कर रहे हैं। इसके अलावा असद कैसर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अभी जो हुकूमत कोई कानून साजी करना चाह रही है वहां पे हमारे जो सेनेटर हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और तरह तरह के उनको जो है वो ऑफर्स दी जा रही हैं कि वो कोई अहम कानून साजी करनी है तो उसमें हमें जो है वो हमारे साथ आए। वो अहम कानून साजी हम सबको पता है कि वही जुडिशल पैकेज है जिसमें आईनी तरमीम के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। जो जुडिशल पैकेज है वो आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से होनी है, और वो हुकूमत वक़्त के पास इस वक्त नहीं है। तो अभी कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहला अदालती साल जो
जो है वो कल से आगाज़ होगा आइंदा के अदालती साल का, तो कल सुप्रीम कोर्ट भी खुलेगी और आइंदा फिर मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला और नजरसानी भी आएगी और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आखिरी बात के इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से 2 केसेस हैं उनके, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस। अब कल जो है वो तोशा खाना 2 केस में ये डिसाइड होना है कि वो नैब की दायरा इख्तियार में आता है या नहीं आता। सुबह 10-11 बजे ये अडियाला जेल में डिसाइड होना है। कल के लिए केस रखा गया है। और 190 मिलियन पाउंड केस में उन्होंने बरियत की दरखास्त दायर की है, उस पे जो है वो मंगल के रोज जो है वो डिसाइड होना है कि उसमें अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। तो मतलब अगले 2 रोज में इन 2 अहम केसेस में ये तय हो जाएगा कि ये केसेस उस इख्तियार में आते हैं एहतसाब अदालत के या नहीं। जब नैब की तरमीम जो है बहाल हो चुकी है। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे उसके लिए अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किए थे फॉर्म 45 से 49। उसकी तस्दीक के लिए 36 नई टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। अब ये टीमें करेंगी क्या? ये टीमें तस्दीक करेंगी कि तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 46 पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त के मुताबिक अपलोड किए गए हों। ये टीम्स गुमशुदा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की भी शनाख्त करेंगी। टीमें इस बात की भी तस्दीक करेंगी कि तमाम हलकों के फॉर्म 47, 48 और 49 अपलोड किए गए हैं और उन्हें काम मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का वक्त दे दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या ये नई कमेटियाँ इलेक्शन की पुरानी खामियाँ दूर कर पाएंगी कि नहीं? राव खालिद साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्या आपको लग रहा है नताइज क्या होंगे? हाँ जी, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो अब उनको पता नहीं क्या फ़िक्र लग गई है ये करने की, और सारी 36 टीमें बना दी हैं। फॉर्म 45, 46, 47, 48 उनकी वो 3 चीज़ें करनी है उन्होंने। एक तो गायब होने वाले फॉर्म्स, ये कहाँ गायब हुए हैं ये नहीं मुझे समझ आ रही कि कैसे गायब हो गए। एक पहली बात ये है। तो दूसरी है कि जो फॉर्म्स पढ़े जाने के काबिल नहीं है उनकी निशानदेही करेंगे। हाँ। तीसरी चीज़ है कि दुरुस्त अंदाज में अपलोड हुए कि नहीं हुए। यस। अब ये 3 चीज़ें, तीनों खामियां इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे हैं। ये किसी मैंने या आपने नहीं की, ये इलेक्शन कमीशन की गलतियां इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे हैं। और इलेक्शन कमीशन की टीम 36 टीमें ही इसकी निशानदेही करेंगी और इसको देखेंगी। तो ये इसको वो जो कहते हैं दूध की रखवाली बिल्ला बिठाने वाली बात है ये, कि अपनी गलतियों को वो मानेंगे। आज तक तो नहीं माने, फिर 7 दिन दिए गए हैं, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। जो लॉ कहता है इलेक्शन कमीशन का कि जब आप इलेक्शन जिस दिन होते हैं उस दिन फॉर्म 45 के बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, अलहदा से हदायतनामा जारी किया जाता है कि वो फौरी तौर पे वहाँ नुमाइंदों की मौजूदगी में और मुबस्सरीन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करेगा फॉर्म, सबको हैंड ओवर करेगा, अपने शिनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत उस पर करेगा। और अगर कोई लेने से इनकार करे तो भले कर दे, उसका ऊपर लिखेगा कि फ़लाँ एजेंट ने लेने से इनकार कर दिया, वजह लिखेगा। उसके बाद एक उसका बाहर चस्पा कर देगा और उसको इंटरनेट के ज़रिए वो तस्वीर बना के फ़ौरन इलेक्शन कमीशन का जो मेन कंट्रोल रूम है उसको भेजेगा। और उसको आपको पता है EMS सिस्टम के तहत वो आना था, और EMS सिस्टम का हमें अभी तक नहीं पता चला वो चल रहा था नहीं चल रहा था। 70 करोड़ उस पर खर्च हुए। इस पर भी एक तहकीकाती कमेटी बना दें ताकि पता तो चले ना कि इतना बड़ा जो फियास्को हुआ है, इतनी बड़ी जो गड़बड़ हुई है 8 और 9 की रात के दरमियान, कौन जिम्मेदार है उसका, वो सिस्टम कैसे बैठ गया। और वो इंटरनेट कहते थे नहीं भी होगा तो चलेगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बजाते खुद ये फरमाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर कह रहे थे कि इंटरनेट नहीं भी होगा तो ये सिस्टम चलेगा, ये नहीं रहा। लेकिन वो चला ही नहीं, ऐसा बैठा। अच्छा, उसके बाद फिर होता है कि 14 दिन के अंदर जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाए, अच्छा अगर वो नहीं भेज सकता ना प्रिजाइडिंग अफसर, तो उसने फौरन सारा अपना बस्ता उठा के रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचना होता है और वहां उसको देना होता है, हैंड ओवर करना होता है कि आप ले लें। और उसके बाद अब 14 दिन के अंदर इन्होंने गजट नोटिफिकेशन करना होता है जीतने वाले अरकान का। ठीक। उसके 2 दिन बाद इन्होंने सारे फॉर्म अपलोड करने होते हैं। अब 1 महीने बाद इन्होंने किए तकरीबन, वो भी मेरा सारे नहीं किए, अभी तक हो रहे हैं। अभी तक पता चलता है कि किसी जगह पे कोई नया आ गया फॉर्म, कोई चेंज हो गया, कोई और इस किस्म की पत्तन की रिपोर्ट जो आ रही है। बुनियादी तौर पे ये सारी काबिश है पत्तन की रिपोर्ट को मुस्तरद करने की, उसकी तरदीद करने के लिए ये सारी एफर्ट की जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन इतने अरसे में ये सारे काम नहीं कर सका तो ये हफ्ते के अंदर ये कमेटियां क्या कर लेंगी, मुझे नहीं समझ आती ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। अब थोड़ा सा मैं फॉर्म 45, 46, 47, 48 का बता दूं। जी जी। पता है बहुत से लोगों को, लेकिन अब तो खैर याद हो गया। हाँ।
45 होता है जो हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर जो रिजल्ट कंपाइल करता है उसी वक्त मौके के ऊपर ठीक। पोलिंग खत्म होने के बाद, वो फॉर्म 45 होता है। ठीक। फॉर्म 46 होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर सारे बैलेट पेपर जो यूज़ हुए, जो नहीं यूज़ हुए, जो उसमें मुस्तरद हो गए, जो बचा है मटेरियल, वो सारा उसका लिख के रिकॉर्ड वो बैग के अंदर डाल के उसको सील कर देता है। फॉर्म 47 होता है प्रोविजनल रिजल्ट्स, जो सारे रिटर्निंग अफसर तैयार करता है उसको, सारे हल्के के प्रिजाइडिंग अफसर के जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट होते हैं उनको जमा करके वो एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक पेज के ऊपर देता है, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके, वो गिनती का भी एक प्रोसेस है, वो भी फॉलो नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया हमें कि उनको घुसने नहीं दिया गया, हालांकि ये मैंडेटरी है कि कैंडिडेट अगर खुद बैठना चाहे या उसका एजेंट बैठना चाहे, रिटर्निंग अफसर उसकी मौजूदगी में कंपाइल करेगा। अगर वो नहीं बिठाता तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, वो रिजल्ट की कंपाइलेशन को दुरुस्त नहीं माना जाएगा। और फॉर्म 48 होता है जहाँ पे आके इलेक्शन कमीशन फंसा पड़ा है, हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपने अलग-अलग 1 2 3 4 5 200 तक जितने भी वो खाने वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के वो आपने देने होते हैं। तो वो इतनी उसमें कंट्राडिक्शंस है सारी चीज़ों में कि फॉर्म 48 तो मेरा ख्याल है वो इनसे कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तहकीक तो तहकीक बाद की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ से कोई यानी नीयत नेक है इसमें, मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि नीयतों से मुराद का पता चलता है, तो इनकी नीयत मुझे नहीं ठीक लगती। ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है पत्तन की रिपोर्ट्स के बाद या इस किस्म के मुबसरों की रिपोर्ट्स के बाद, ये उसको नलिफाई करने के लिए, उसको डिल्यूट करने के लिए, उसका असर कम करने के लिए, उस प्रोपेगेंडा उसको साबित करने के लिए ये सारी काविश हो रही है। अदरवाइज़ इसका नतीजा कोई नहीं निकलना। ठीक है, नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है ये नई कमेटियां क्या नया कारनामा अंजाम देंगी? ये इन्होंने कार्रवाई दिखानी है, कार्रवाई करनी है। शायद किसी मौके पे अदालत के पूछे कि जी ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो ये कह सकें, रिकॉर्ड पे कह सकें कि देखिए जी हमने 38 टीमें बनाई और उन्होंने मिलके जो रिपोर्ट बनाई वो आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके अलावा मुझे इसका कोई, ना इसकी कोई सियासी, ना मुआशी, ना समाजी, किसी किस्म की, ना कोई लीगल, किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये कार्रवाई है। कैसे? कि ये अपनी इनकी वेबसाइट नहीं है जिसको कि ये 38 टीमें बना दी हैं इन्होंने, अपनी वेबसाइट में देखेंगे ना। हाँ। इनकी टीमें अपनी टीमें नहीं है, अपने ही लोग हैं ना, अपने ही दायरा इख्तियार में ये रह के अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अपनी ही टीमें जब करेंगी तो रिजल्ट भी तो रामीन अपनी ही मर्जी का निकलेगा ना। ठीक बात है। और उसमें जब एक फाइनल लिस्टें आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं तो ये कहना कि जी तस्दीक करेंगे फॉर्म 45 फॉर्म 40, ये सारी कार्रवाई है। सीधी सी बात है कि इनको ये जो रिपोर्टें आई हैं ना, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से बेशुमार रिपोर्टें, ये खासतौर पे पतन की रिपोर्ट जो आई है और जो खासतौर पे जेलम की और यानी 1-2 और शहरों से जो आया कि उन्होंने जब मियाँ साहब के मियाँ नवाज साहब के मियाँ नवाज शरीफ साहब का आया, ये सारे केसेस आए हैं। उसके बाद एक जो है ना वो रॉ चली है कि जी किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो बजाय इसके कि सारे के सारे इलेक्शन को देखा जाए, देखें जी हमने 38 टीमें बनाई थी, ये खाना पूरी है और ये अदालत को किसी वक्त बताने का ही है कि जी देखिए हमने ये किया था। नतीजा क्या निकलेगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है। मुसीबत ये है कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि नजमुल साकिब साहब ने तो इसका नतीजा पहले से ही बता दिया था। इसमें होगा ये कि 98% 97% सारा कुछ ठीक है। ये 2-3 जगह जिसमें कि ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि इनके आपने बदलने हैं फॉर्म 45, ये 3-4 जगह हमें बेकायदगी नजर आई है, इसको हमने ठीक करना है। और यूं आपकी ये रिपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये रिपोर्ट बना के पेश कर दी जाएगी। देख लीजिएगा कि इसका नतीजा कुछ इसी किस्म का निकलेगा। अच्छा, इनकी जो नीयत की बात है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नबी ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। इनकी नीयत का अंदाज़ा इससे भी लगाइए अंदाज़ा कि जब ये खबर मैं पढ़ता हूँ अखबार में कि 38 टीमें बनी हैं, तो बिल्कुल उसके साथ मुझे एक खबर और उतनी ही बड़ी नज़र आई, और वो ये थी कि जो इंट्रा पार्टीज़ में पीटीआई का जो अपीलें थी ना सारी, वो सारी की सारी इन्होंने रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी हैं। यस।
अब इन दोनों खबरों को बिल्कुल जक्सटापोज्ड एक साथ करके देखिए तो आपको नीयत इसमें समझ आएगी कि ये क्या है। और ये सारी खखेड़ ये समझना कितना मुश्किल और कितना आसान है, मुझसे और हम सब से ज़्यादा ये जो आपके लाखों देखने वाले नाजरीन हैं ना, इनको भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई है। कार्रवाई है। साकिब, आपको क्या लगता है ये कार्रवाई है या वाकई नीयत साफ है इलेक्शन कमीशन की? वैसे तो प्रेसिडेंस नहीं कहता है इस बारे में कुछ भी, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ निकलेगा इसमें से? बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा और नीयत भी साफ नहीं लग रही और कुछ छुपाने की कोशिश जो है वो बज़ाहिर लग रही है। उससे आप जो अमली तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसको आप थोड़ा सा अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 7 माह में जब से ये इलेक्शन हुआ है तब से लेकर अब तक इतनी शिकायत आई, बहुत कुछ हुआ, पूरा एक बहरान जो है वो बना हुआ है यहाँ पे, और इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन पिटीशंस आई ट्रिब्यूनल्स में, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। जो प्रिजाइडिंग अफसरान की बात राव साहब बता रहे थे कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है वो रात 2 बजे तक जो रिजल्ट्स हैं वो भेजने थे फाइनल करके, और उसके बाद रिटर्निंग अफसरान ने नेक्स्ट डे जो है वो उसको हर सूरत में उसको फाइनल करना था। तो ये जो रिजल्ट्स नहीं बर वक्त हुए तो उसमें बाकायदा तौर पर इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जिस तरह जो फॉर्म जो है वो फॉर्म्स के वाले से बता रहे थे कि उसमें पूरी आपने तफसीलात लिखनी है। अगर कोई नहीं भी लेता फॉर्म 45 उसकी भी वजह लिखनी है कि उसने लिया नहीं है। तो इसी तरह प्रिजाइडिंग अफसर ने यह लिखना है कि क्यों जो है वो देर हुई। अब मसला ये है कि 1, 2 या 4 या 50 तो है नहीं, कई 100 जो है वो इस तरह देर हुई और वो रिजल्ट पता नहीं कहाँ रह गए और किस तरह जो है वो सूरत हाल बनी। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ इलेक्शन एक्ट में ही लिखा हुआ है। इलेक्शन एक्ट की वो शिक्के इलेक्शन कमीशन को बहुत पसंद हैं जो है वो उनके किसी काम को जो है फेवर करती हैं, और जो उनके अगेंस्ट जाती हैं उनको छेड़ते ही नहीं है, उन पे बात ही नहीं करते, बिल्कुल जो है वो कोई उस हवाले से नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 7 माह में अब ये कमेटियां बनाना ये बिल्कुल बेसूद है। और इलेक्शन कमीशन का अपना जो है वो किरदार देख लें कि 8 जो ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब के वो गैर फाल हैं। किस वजह से हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो लाहौर हाई कोर्ट कर ही नहीं सकता। लाहौर हाई कोर्ट के 8 जज उन्होंने लगाए, उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, ये तो कर ही नहीं सकता, ये हमारा जो है वो इख्तियार आपका ही है, आप जाएं लाहौर हाई कोर्ट के साथ बैठे। उन्होंने कहा ठीक है आपने कर दी है तो हम इसको कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ही हैं ना, आप जजेस को आप ये तो नहीं कि ये जज अच्छा है तो इसको हम लगाएंगे तो ये ठीक नहीं है। अगर वो जज ठीक नहीं है तो वो अगर ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता तो बतौर जज कैसे काम कर सकता है? तो इसलिए वो जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का उस पर स्टे भी है लेकिन ये गैर फाल पड़े हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी है। और यहाँ इस्लामाबाद में जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने EMS सिस्टम के हवाले से पूछा तो EMS सिस्टम में जो रिजल्ट उसमें उन्होंने करना था वो किसका काम था? जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो तो रिटर्निंग अफसर ने किया है। उन्होंने कहा जी EMS सिस्टम, आप इतना बड़ा सिस्टम लगाया और आपने पहले कुछ हलकों में जी हमने आजमाइशी बुनियादों पर किया है, वो बड़ा कामयाब है। इलेक्शन डे से पहले इलेक्शन डे वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतने दावे करते रहे कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम हमने लगाया है, और अब जो है वो आप उससे बिल्कुल पीछे फिर रहे हैं। और जब उनको ये कहा गया कि वो लेके आए EMS सिस्टम तो इलेक्शन कमीशन रिलक्टेंट है कि वो EMS जो है वो उसका लेके आए रिजल्ट। फिर कहते हैं जी उस दिन तो वो थी नहीं, सर्विस नहीं थी। ये हमेशा इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते रहे हैं कि हमें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, हमारा सिस्टम जो है उसके बगैर चलेगा। उसके जब भी कनेक्ट होगा किसी के साथ तो वो और रिजल्ट जो है वो जैसे ही उसमें फीड किए होंगे तो वो टाइमिंग भी आ जाएगी कि किस टाइम पे वो रिजल्ट किया हुआ है। तो ये इतनी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान है। और 8 फरवरी को क्यों मोबाइल सर्विस बंद की, पूरे मुल्क में क्यों बंद की? मोबाइल सर्विस बंद होती रहती हैं, हमें पता है कि जहाँ पे मतलब हसास एरिए हों, और वो ज़्यादातर होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के कोई इलाके हैं या बलोचिस्तान में कुछ इलाके हैं, अगर पंजाब में भी कुछ इनका इक्का दुक्का कोई हों, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि बहुत बड़ा जो है वो अल्लाह ना करे कि कोई दहशत गर्दी का जो है वो वाक़या हो सकता है, या ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी। सुबह 7 बजे हम उठे और 8 पता चला जी 8 बजे बंद होगी, ये कोई पहले बताया भी नहीं गया कि इंटरनेट सर्विस बंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़े सवालिया निशान है, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन
इलेक्शन कमीशन का इस बात को और इलेक्शन कमीशन के इस एक्ट को आपको दाद देनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर जनरल इलेक्शन जिनके लिए वो बैठा हुआ है वो नहीं करवा सका, उस पे सवालिया निशान हैं, उस पे धांधली के इल्जामात हैं, वो पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पूरे जो है वो कहता है कि किसी क्लास और किसी शिक के आगे पीछे अगर आप होंगे तो हम नहीं मानेंगे। वो पिछले 1.5 साल से नहीं मान रहा, 4 दफा उन्होंने इलेक्शन कराए, उन्होंने कहा नहीं माने, मतलब बार बार उनकी दरखास्तें भी खारिज हो रही हैं और मतलब जो क्राइटेरिया जो इलेक्शन कमीशन ने खुद इलेक्शन कराने से उस पर जवाब नहीं दे रहा, दूसरों से जवाब ले रहा है कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा जो आखिरी जो बात है वो ही कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चला रहा है, आज भी चला रहा है कि हमारी भाई आपने आज से 2.5 साल पहले तौहीन की थी। अंदाजा लगाएं कि जो तौहीन इलेक्शन की हुई है उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपनी तौहीन का जो है वो बहुत बड़ा एहसास है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं। नजमुल साकिब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उनका कमेंट लेके फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। जी नजमुल साकिब साहब। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी राव साहब ने बात की, साकिब बशीर साहब ने, और आपने जिस तरह का इंट्रो दिया जी, और जो सिकंदर राजा साहब की हमें कार्रवाई नज़र ये सारी आ रही है, कारकर्दगी बल्कि मैं कहूँगा, तो मेरी ख्वाहिश होगी ज़ाती तौर पे, मुझे नहीं पता बाकी साथी मेरे साथ हैं कि नहीं, कि जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं 8 फरवरी के और 9 फरवरी के ख़ास तौर पे, एक तमगाए हुस्ने कारकर्दगी सदारती तो बनता है। बिल्कुल, अगले 14 अगस्त इसके लिए मैं चाहूँगा कि उनको जो है वो बाकायदा प्रपोज किया जाए, ये तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और वो भी सदारती इनको मिलना चाहिए। वो कोई बैन नहीं मिल भी सकता है, उम्मीदें रखनी चाहिए। नाज़रीन, डिस्कशन का जारी वक्त एक ब्रेक का स्टे। वेलकम बैक नाज़रीन। कारसाज हादसा जिसमें एक बाप और एक बेटी सड़क पर एक बड़ी गाड़ी के नीचे कुचले गए। जिस गाड़ी को चलाने वाली खातून नताशा आइस के नशे में धुत थीं, जिसकी तस्दीक मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई, जिस केस का मंतक़ी अंजाम सब ये देखना चाहते थे कि मुलजिमा को लापरवाही की सज़ा मिलती और साथ ही उस गमज़दा फैमिली को हर किस्म की कंपनसेशन भी मिलती, मगर अंजाम क्या हुआ कि दियत के कानून पर एक मुआहिदा हो जाता है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि नताशा के अहले खाना ने आमना की फैमिली को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दियत के तौर पर रकम अदा किया और आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी है। तो ज़रा इस पहलू को डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में कि पाकिस्तान में पैसे वाले लोगों का जुर्म करना, लापरवाही बरतना और फिर आखिर में पैसे देकर छूट जाना, ये सब इतना आसान क्यों है? और यही जुर्म अगर किसी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने किया होता तो क्या उसको भी अल्लाह के नाम पर ऐसे ही माफ़ी मिल जाती? क्या जराइम और उनकी सज़ा के तयन में क्लास डिफरेंस, क्लास बायस से का अहम एस्पेक्ट है? नजमुल साकिब साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये 60 साला इमरान आरिफ साहब थे और उनकी बिटिया जो 22 साला आमिना जिसकी आपने बात की है जी, ये हलाक हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शर्की जो हैं वो ज़मानत भी मंजूर कर लेते हैं। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि ये जो सब के सामने ये वाक़या पेश आया है और ये यानी आपने जुर्म जिसने किया है वो सामने है, वो गाड़ी छोड़ के खातून भाग गई, वो मौजूद है, ज़मानत हो गई है और अदालत ने वो इतनी बड़ी रकम बताई कि मुचलके जमा कराएं, पूरी 1 लाख रुपया जमा कराएं जी, ये मुचलका। अच्छा, अभी हम ये सारा कुछ हैरानी से देख ही रहे थे कि खबर आई कि लवाहिकीन ने शरीयत के मुताबिक माफ कर दिया है जी। पहली बात मैं ये करूंगा कि पैसा आज से 1000 साल पहले भी बोलता था, पैसा आज भी बोलता है। उस वक्त भी ऐसे हालात थे, आजकल भी ऐसे हालात हैं कि आदमी देखता है कि चलो भाई बाबा तो चले गए, बहन तो चली गई, तो क्यों ना थोड़े से अगले कुछ महीने जो हैं वो खुशहाली के गुजार लिए जाएं। अब हो क्या सकता है? क्योंकि उनको इंसाफ पे एतबार नहीं है, क्योंकि उनको पुलिस पे एतबार नहीं है, क्योंकि उनको ये जितने भी आपके कानूनी हिसाब किताब हैं वो किधर खज्जल खार होते रहेंगे, किधर तकलीफ, तो वो क्या करते हैं, ये उनके लिए आसान रास्ता है। एक नौकरी दे दी आपने कुछ पैसे दे दिए, आप समझते क्या है अपने आप को, आप तो खुदाओं की तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात पे नहीं है कि उस बेचारे गरीब खानदान ने नौकरी और अपने यानी कुछ पैसे लेके ये सारा कुछ क्यों किया। हैरानी इस बात की हो रही है कि हमारी अदालतें ये क्यों नहीं देखती
ये क्यों नहीं देखती कि यार दो बंदे हलाक हो गए बगैर किसी वजह के, और उस औरत वो जो है वो नशे में है। तो तकलीफ की बात होती है। देखिए, कानून पर भी अफसोस होता है, और सबसे बड़ा अफसोस इस पे होता है कि फिर आप मान क्यों जाते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि मिसाल के तौर पे ये जो आपकी नूर मुकद्दम का केस है जी, उसमें भी एक वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, और वो यानी कत्ल होता है, और उनके वालिद साहब ये कहते हैं कि मैंने नहीं लेना पैसा, और ये जितने पैसे आपने बताए हैं ना, इससे कई गुना, मैं चूंकि मेरे वो जानने वाले दोस्त हैं, कुलीग हैं, शौकत मुकद्दम साहब एम्बेसडर जो हैं, मैं उनको जानता हूं ज़्यादा, उनको इससे कई गुना ऑफर होती है कि जी आप प्लीज पैसे ले लीजिए और हमें ये माफ, या दियत का कानून या कसास वगैरह, ये वो जो भी जो हिसाब किताब होता है दियत में होता है ना, पैसे देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने इनकार किया, और वो सारे का सारा हिसाब किताब चल के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग नहीं मिल रही, एक या दो और हेयरिंग होनी है। तो मैं ये दोनों तरफ को देख के ये कहूंगा कि कहीं से आवाजें ये आ रही हैं कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो अदालतों को चाहिए कि वो काइंडली, ठीक है, वो ये नहीं कह यानी जान छुड़ा सकती, फ्री कैन ने आपस में फैसला कर लिया, पहले आप फैसला तो कर लें। आप तो 1 लाख रुपया मुचलका और उसके बाद जमानत फौरी तौर पे, तो ये पैसा रामीन पहले भी बोलता था, आजकल भी बोलता है, और उस वक्त भी लवाहकीन जो हैं उनमें से अक्सर ये करते थे कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो चलो पैसा ही ले लेते हैं। ये हिसाब किताब। राव खालिद साहब, आपको भी ये लगता है कि कानून की अमलदारी का असल में मसला है, इम्प्लीमेंटेशन का असल में मसला है, कि लोगों को पता होता है कि जी हमें इंसाफ तो मिलना नहीं है, तो जो मिल रहा है फिर वो रख लें। हालांकि जॉब देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी भी तरह की कंपनसेशन फैमिलीज को करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अगर ये जिम्मेदारी जुर्म करने वाले पर है तो साथ में उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम देखते हैं रेमंड डेविस से लेके तो जो अचकज़ई साहब ने कोयटा में कांस्टेबल को कुचला था, दिन दिहाड़े, सारी वीडियो मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और वो अदालत ने सबूत ही मानने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद किस बंदे का यकीन रह जाता है कि आप, और दियत तो इस सेल्फ इकबाल जुर्म है कि हाँ हमने किया है तो आप पैसे ले लें। आप इकबाल जुर्म जब हो जाता है तो उसके बाद तो स्टेट को कुछ ना कुछ तो उस पर करना चाहिए। कोई हमारे इस्लामिक लॉ में दियत का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन उसकी जो अगर इतना बड़ा सानिया होता है जब, तो उसको कुछ ना कुछ तो सबक सिखाने के लिए करना चाहिए। पैसे तो इतने उनके पास हैं कि वो उनसे 5 करोड़ और भी ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। एक इसमें जो एस्पेक्ट, ये कानून की तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, आए दिन ट्रैफिक के हम वायलेशंस देखते हैं, पूछता कोई नहीं, बल्कि उल्टा ट्रैफिक वालों को लोग डांट डपट के, और वो हमने अक्सर देखा है गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से ताकतवर लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ओवरऑल जो क्राइम की सूरत हाल है और उसको रोकने के लिए जो बॉडी है हमारे पास, वो इंतहाई नाअहल और करप्ट है। जो पुलिस है या जो भी इदारे इसके जिम्मेदार हैं इन चीज़ों को रोकने के, इसमें एक जो है ना, एक माशरती रवैया बड़ा खुल के सामने आया। मैंने जो विटनेस किया, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। जिस दिन ये सानिया हुआ है ना, उसी दिन 2 खबरें रिपोर्ट हो रही थी। एक ये वाली, ये खातून ने जो कुचला है अपनी गाड़ी से बाप बेटी को, और एक उसके साथ खबर चल रही थी एक डंपर ने एक चिंगची रक्शे के ऊपर चढ़ा दिया, और उसमें भी बाप बेटी तकरीबन इसी उम्र के थे। अच्छा। तो वो जाँ बाग हो गए उसके। अब ये आप माशरती रवैया हमारा जो है वो इस तरह का है कि हम सानहे को उसके करने वाले की उसके स्टेटस के मुताबिक उसको देखते हैं। वो भी उतना ही बुरा हादसा था, उतना ही ख़तरनाक हादसा था, उतना ही वो जुर्मवार है वो डंपर वाला भी जितनी ये खातून है। लेकिन इसमें एक मुआशरे का एक आपको बड़ा खौफनाक पहलू नज़र आता है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा कह लें कि मुश्किल और इश्तियाल का बायस बनता चला जा रहा है। वो है कि जो अशराफिया के खिलाफ, इससे जो अशराफिया के खिलाफ जो माशरे में नफरत पाई जाती है उससे इजहार होता है। अब डिजिटल मीडिया उठा के देख ले, भरा पड़ा है उसके ऊपर। डंपर वाले को किसी ने पूछा भी नहीं, शायद पता भी हो लोगों को। लेकिन देखिए और ये जो अशराफिया से नफरत है ना, ये भी इनइक्वालिटी की वजह से आती है, और ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों को क्यों इतना महरूम रखा हुआ है कि जिसके पास पैसा है उससे नफरत है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और उसका जो माशरती इंसाफ ना होना,
उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। अदालती इंसाफ भी, माशरती इंसाफ भी, ये उसकी बुनियादी रीजन है ये करने की। और जहाँ तक दियत की बात है तो मैं अब उसमें बहुत से मसाइल होते हैं जो नजम साकिब ने जिस तरह बयान किया, जाहिर है वो आगे खुशहाली का देख रहे होंगे, या चलो 4 दिन अच्छे गुजर जाए। मुझे अपने दोस्त हैं मेरे बड़े प्यारे जावेद जेदी, उनका एक शेर याद आ गया मुझे चॉइस के हवाले से कि पढ़ता है तू अब तक जो असूलों के सहीफे। जावेद जेदी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो उनका शेर है, पढ़ता है तू अब तक जो असूलों के सहीफे, क्या भूख की आंधी तेरे घर तक नहीं पहुंची। वाह, बहुत ही ज़्यादा डार्क भी है और बिल्कुल सही अक्कासी करता है हमारे माशरे की। साकिब, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? एक तो ये मुझे कंफर्म करें कि क्योंकि वकला की ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि नहीं जी कोई सेटलमेंट पैसों के ऊपर नहीं हुई है, बस अल्लाह के नाम पे माफ़ी हुई है, ये ज़रा अगर आप कंफर्म कर सके तो बताएं कि ये दियत का मामला हुआ है? नहीं, वो तो हुआ है, वो बगैर उसके तो नहीं हो सकता था, वो तो हुआ ही है। वो रिकॉर्ड पे तो जब कोर्ट में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जमा कराया जाता है तो उसमें वो नहीं लाते, तो लेकिन बहरहाल वो हुआ है इस तरह का जो है वो चीज़। अच्छा, इसमें मैं एक और एंगल से बात करूंगा कि एक और भी चीज़ है हमारे यहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। अब शौकत मुकद्दम साहब ने तो ये ठान ली कि मैंने ये केस लड़ना है, बेशक अरब रुपया 5 अरब भी मुझे ऑफर कर दें नूर मुकद्दम के कत्ल पर, तो मैंने ये केस लड़ना है, कोई माफ़ी नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, पिछले 4 साल से वो इसी हैजान में है और सुप्रीम कोर्ट में अब इंतज़ार कर रहे हैं। या तो ये है कि ये जो है वो कोई भी कोई वालिद हो, कोई फैमिली हो, वो ठान ले कि अब हमने इसको चलाना है। दूसरा फिर हाल इस जो एक्सीडेंट के केसेस में फिर यही है, दियत वाला जो मामला है कि आपने अगर केस फैमिली ने किया है तो अभी क्योंकि इशू बना हुआ था तो हर तरफ से आवाज़ भी आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। कुछ चंद दिनों के बाद एक नया इशू बनेगा तो लोग पुराने को भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे तो फिर उसके बाद उसी फैमिली ने ही चलाना है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाते रहेंगे, उस पर केस चलता रहेगा, जमानत हो जाएगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला होगा। फैसला यही होना है कि दियत कितनी होगी। तो फिर वो उस फैमिली को किसी ने बताया होगा और फैमिली भी यही समझ रही होगी कि हमें 1.5 साल जो है वो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा, उसके बाद अगर मामला हम नहीं करते तो फिर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। फिर उन्होंने यही समझा कि हम जो है वो ये कर लें। उमूमी तौर पर केसेस में यही होता है। वजह वही है कि वही शौकत मुकद्दम साहब की मिसाल के आपको फिर अगर आपने केस लड़ना है तो फिर 4 साल आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, वकीलों की फीसेस भी देनी पड़ेगी। अब क्या है, इन दिनों के मैं बताता हूं ना कि शौकत मुकद्दम साहब उस केस को जिंदा रखे हुए हैं, राब्ता करते हैं, हमारे दोस्तों को बताते हैं, मतलब कोशिश में हैं और वो कहते हैं हमने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है। एक आखिरी बात मैं यहां पर कर दूं, यहां पर उस्मान मिर्जा का एक केस भी हुआ था यहां पे इस्लामाबाद में। वहां पे ये हुआ था कि स्टेट भी, अब स्टेट का जो रोल होता है, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो वो थे लड़का और लड़की, उन्होंने अब बिहाइंड द सीन को डील किया जो भी की मुलजमों के साथ। अच्छा। उन्होंने आके स्टेटमेंट दे दी कि ये मामला हुआ नहीं या हमने माफ कर दिया, इस तरह करके ना वहां स्टेट खड़ी हो गई। स्टेट ने जो है वो केस लड़ा और जो डिजिटल एविडेंस थे उस वक्त ये जज थे अतार रबानी, उन्होंने डिजिटल एविडेंस सारा फ्रांसिक करवाया। जब कंफर्म हो गई सारी चीजें तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट अलग साइड पे रखा और उनको सजा दे दी। स्टेट खड़ी हो गई। तो ये भी होता है कि स्टेट अगर खड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। नजमू साकिब साहब, सवालात जल्दी से बता दें, क्या लेकर आए आज आप नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के बिला इजाज़त इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। ज़रूरी सवाल ये है कि ये आए दिन सरकारी मुलाजमीन पर बिजली गिरती रहती है, कभी उनकी तनख्वाहें कम हो जाती हैं और पेंशनों का भी सुना है कि कम हो रही हैं। अब सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लग गई। ज़रूरी सवाल ये कि सरकारी मुलाजमीन के चलने फिरने और सांस लेने पर कब पाबंदी लगाई जाने लगी? जल्द, कमिंग सून। आज का गैर ज़रूरी सवाल, हालात 9 मई से कहीं दूर होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विफाकी वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि 9 मई का हिसाब होगा। 9 मई का हिसाब होगा। गैर ज़रूरी सवाल ये है
कि अवाम एक अरसे से ये बात सुन रही है कि इस 9 मई के हिसाब का सुन सुन के अब तो कान पक गए हैं। आप ये हिसाब आखिर ले क्यों नहीं लेते? देर किस चीज़ की है? देर किस चीज़ की और इंतज़ार किस बात का है? नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।